हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए फटाफट जो ना आप लोग लाइव जुड़ जाइए। और आज हम लोग देखेंगे ये जो हिस्ट्री आपको पढ़ाए यूरोप में राष्ट्रवाद, हम लोग जो ना ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखें तो यूरोप में राष्ट्रवाद का ये पार्ट 2 है, ठीक है ना। जो पार्ट 1 नहीं देखें वो जो ना पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ये पार्ट 2 है, ठीक है। जो नहीं देखें तो क्लास के बाद उसको देख लीजिएगा। और बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन करवाएंगे जो कि बिहार बोर्ड में जो ना एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यदि आप क्लास से कंटिन्यू जुड़े रहते हैं तो जो टोटल जो ना ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव आपका एक नंबर भी गलत नहीं होगा, सभी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग शुरू से अंत तक जुड़िए। कोई क्या जो ना कि आए क्लास में, उसके बाद कुछ देर बाद जो ना फिर जो निकल गए, फिर उधर से आए, तो ऐसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। आप यदि जुड़ते हैं तो कंटिन्यू जुड़िए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको बेनिफिट होगा। और फिर आए गए तो इससे जो ना फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग जो ना देखेंगे, जो कल आप लोगों को SW दिए थे, बहुत सारा जो ना कमेंट भी किया था SW का, ठीक है। और उस सब का नाम आज हम जो ना क्लास के अंत में जो ना लेंगे, कौन कौन कमेंट किए हैं, किसका किसका कमेंट बहुत अच्छा लगा हमको, ठीक है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे लास्ट में, इसलिए शुरू से अंत तक बने रहे, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन जो कि कल आपको जो ना HW दिए थे, तो क्वेश्चन है कि हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी। तो जो मैं ज्ञान किया था वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब हम लास्ट में जो ना सबका कमेंट पढ़ेंगे, फिलहाल पहले क्लास ले लेते हैं। तो चलिए आज का जो ना पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन जो ना ये देखिए, आपको जो पहले भी करवा चुके हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने जर्मनी में जो ना किस संघ का स्थापना किया था। ऑप्शन है ट्रांसपेडेन, दूसरा है सिसेलपाइन, तीसरा है राइन संघ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए कि नेपोलियन ने जो ना जर्मनी में कौन संघ का स्थापना किया था। ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। और सबका कमेंट भी जो ना आना स्टार्ट हो गया है। तो राइन संघ बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो राइन संघ जो भी आंसर कर रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पर्व त्यौहार तो अपने जगह पर है, लेकिन आपको पढ़ाई भी जारी रखना है, क्योंकि आपके घर में आपका रिजल्ट देखेगा, ठीक है ना। पर्व त्यौहार तो आते जाते रहेगा, पर्व के साथ पढ़ाई को भी जारी रखना है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है वियना सम्मेलन का आयोजन जो ना कब हुआ था। ये तो आप लोग जो ना चूकेंगे नहीं, क्योंकि ये भी जो ना आपको करवा चुके हैं कि वियना सम्मेलन जो ना क्या आयोजन कब हुआ था। ऑप्शन है 1804, 1805, 1815, 1830। तो जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए, चूकना नहीं है, ठीक है ना। और ये भी लास्ट में बताना है कि किसका कितना सही हुआ, ठीक है ना। तो चलिए बिल्कुल राइट आंसर वियना सम्मेलन आप लोग करें 1815, ठीक है। तो 1815 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे जुलाई 1830 में क्या हुआ था, फ्रांस का क्रांति हुआ था। और इसमें जो ना जो शासक था कौन था, चार्ल्स दसम था। और चार्ल्स दसम ने प्रधानमंत्री किसको बनाया था, आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। कि चार्ल्स दसम जब यहाँ जो ना 1830 का क्रांति हुआ, तो उस समय जो ना चार्ल्स दसम ने प्रधानमंत्री किसको बना के रखा था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि किस वर्ष गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, ठीक है। देखिए इसमें जो ना कल बोला था मिथुन कि सर जो ना इसमें दिखाई नहीं दे रहा पूरा, देखिए दिखाई दे रहा। तो यहाँ क्या है, रोम पर जो ना आक्रमण करने की योजना जो ना कब बनाई थी। तो हम पूरा पढ़ देते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कि किस वर्ष जो ना गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। ऑप्शन है 1862, 1870, 1872, 1876। तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। और ये क्लास में हम पूरा चीख चीख के बताए हैं, बताएं कि नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ बहुत का गलत भी आंसर आ रहा है, ठीक है। और जो राइट आंसर कर रहा है ए, वही इसका सही है, 1862 में। तो 1862 में जो ना ध्यान से सुनना है कि ये जो गैरीबाल्डी है, ठीक है। यदि हम देखें कि गैरीबाल्डी जो ना ये पेशे से नाविक था, पता है सबको। और गैरीबाल्डी ने दक्षिणी इटली का, कल भी समझाए थे कि ये इटली है, इटली का ऊपर वाला उत्तरी इटली, दूसरा मध्य इटली और नीचे वाला था दक्षिणी इटली। तो दक्षिणी इटली का जो एकीकरण किया था वो गैरीबाल्डी ने किया था, ठीक है। तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। तो ये जो ना गैरीबाल्डी जो ना, देखो गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था। और यदि लाल सेना का पूछे तो ट्रॉट्स्की, ठीक है ना, आगे पढ़ाएंगे। लाल सेना का ट्रॉट्स्की ने किया था। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था। क्वेश्चन जो है ना मिलेगा आगे कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, गैरीबाल्डी ने, ठीक है। और गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने का योजना बनाया था। क्यों, क्योंकि जो रोम था ना, रोम जो है वो रोम जो है ना उसमें पोप के अधीन में था, ठीक है। और पोप चाहता था कि इटली का एकीकरण मेरे अनुसार हो,
धार्मिक दृष्टि से। तो इसीलिए जो ना ये योजना बनाया था 1862 में कि हम करेंगे किस पे आक्रमण, रोम पे करेंगे। लेकिन बाद में जब ये मिलता है जो ना किससे, काउंट काबूर से, तो फिर अपना योजना जो ना बदल देता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक जो ना सबको आ जाना चाहिए समझ में। आंसर जो भी करें 1862 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और 1870 में बताए थे कौन सा युद्ध हुआ था, सेडोन का युद्ध हुआ था। ठीक है ना, याद होगा सेडोन का युद्ध। ठीक है, और ये कई बार क्वेश्चन जो ना पूछा गया है और ये अभी भी आगे मिलेगा, तो ये याद रखना। ठीक है, अब इसका डेट जो ना तुम लोगों को याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुर्बो राजवंश जो ना का शासन किस देश में था। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। यहाँ तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि बुर्बो राजवंश देखें तो ऑप्शन दिया हुआ है, रूस में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या अमेरिका में। तो जल्द से जल्द बताना है। तो बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था, तो बिल्कुल राइट आंसर जो भी कर रहा है फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस जो ना बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि बताए थे कि जुलाई जब 1830 का क्रांति हुआ था, जुलाई 1830 के क्रांति के बाद बुर्बो राजवंश क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, चार्ल्स दशम जो था वो बुर्बो राजवंश का था, तो बुर्बो राजवंश समाप्त हो गया और यहाँ कौन सा वंश चला। ठीक है, कौन सा वंश चला था, तो आर्लेयंस वंश चला था। तो ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बुर्बो राजवंश जब खत्म हुआ, ठीक है, तो इसके बाद कौन सा वंश आया, आर्लेयंस। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पूछते हैं। ठीक है, जैसे बताए थे चार्ल्स दशम जो ना के समय प्रधानमंत्री कौन बना था, तो कौन बना था, जल्द से जल्द ये भी कमेंट करना है। ठीक है ना, और यदि देखें तो ये बुर्बो राजवंश जो ना किस राजवंश के बाद आया था, जल्द से जल्द ये बताना है कि बुर्बो राजवंश किस राजवंश के बाद आया था। जल्द से जल्द कमेंट करना है कि बुर्बो राजवंश किस राजवंश के बाद आया। तो ये आया था कौन सा, नेपोलियन जो ना, जब नेपोलियन युग खत्म हुआ था तो बुर्बो राजवंश आया था। क्योंकि जब हम लोग देखे थे कि नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में, ठीक है ना, नेपोलियन जो ना किस युद्ध में हारा, ये जो ना कई बार हम इसलिए बोलते हैं ताकि जो ना याद हो जाए। ठीक है ना, कि नेपोलियन जो ना किस युद्ध में हारा था, वाटरलू का युद्ध 1415 में जो युद्ध हुआ था उसको कहते हैं वाटरलू का युद्ध। और नेपोलियन को यहाँ से पकड़ के कहाँ भेज दिया था बताए थे, ठीक है ना, सेंट हेलेना द्वीप पर। देखो इसको कहाँ भेज दिया नेपोलियन को, सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया था और वहीं पे इसका मृत्यु हुआ था। तो बुर्बो राजवंश के पहले शासन किसका था, तो नेपोलियन का था। नेपोलियन युग खत्म होने के बाद यहाँ बुर्बो राजवंश फिर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो ना फ्रांस, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये शायद ही जो ना कोई कोई जवाब देगा, नहीं तो जो ना मैक्सिमम का गलत होगा। मासिले किस देश की जो राष्ट्रभक्ति का गीत है। तो यहाँ जो दिमाग लगाएगा वो आंसर सही कर सकता है। मासिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है, ठीक है ना, राष्ट्रभक्ति गीत जो ना किस देश का, मासिले, जल्द से जल्द आंसर करना है। ऑप्शन है इटली, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है रूस, चौथा है फ्रांस। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट, फ्रांस जो कर रहा है उसका ही होगा। क्योंकि देखो मासिले जो ना, यदि हम देख रहे हैं फ्रांस का सारा बात हो रहा है, दो ही इसमें कितना जो ना तीन बात ज़्यादा आया है, 3-4 देश इसमें ही ज़्यादा आया है। जैसे हम देखते हैं फ्रांस आया है, ठीक है ना, इटली आया है, जर्मनी आया है। ठीक है, लेकिन मासिले जो ना यदि राष्ट्रभक्ति गीत देखें तो इसमें जो ना ये फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इटली का राजधानी कभी कभी पूछ देता है, इटली का राजधानी कहाँ है, तो रोम है। कहाँ है, रोम है, याद रखना। जर्मनी का राजधानी कहाँ है, बर्लिन है। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं ये सब याद रखना, क्योंकि ये सबसे एग्जाम में जो ना क्वेश्चन पूछ देता है। रूस का राजधानी कहाँ है, मास्को है। कहाँ है, मास्को। तो कॉपी कलम लेके बैठा करो, कम से कम इसको नोट भी कर लिया करो, है ना। और यदि फ्रांस का राजधानी देखते हैं तो पेरिस है, तो ये याद रखना है, पेरिस, फ्रांस का राजधानी पेरिस। ये चारों का राजधानी बता दिए। कभी कभी इस तरह का जो क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, अब उस समय किताब में यदि नहीं मिला तो फिर बोलेगा सर जो ना ये तो आउट ऑफ सिलेबस था। तो ऐसा नहीं है, कुछ कुछ जो ना अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो ना युद्ध कहाँ हुआ था। ठीक है, युद्ध जो ना कहाँ हुआ था, फ्रांस और पर्सा के बीच में। अभी जस्ट पीछे हम बताए थे, तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब कोई रामलाल सोचेगा कि कब बता दिए सर, अरे अभी जस्ट बताए हैं, ठीक है ना, पीछे जस्ट बताए, इसलिए ध्यान एकदम पूरा जो ना पढ़ाई पे रखना है। ठीक है, तो सन 1870 में जो ना फ्रांस और पर्सा के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था। ऑप्शन है सेडोन में, दूसरा सेडोवा में, साइडाइन में, या फ्रैंकफर्ट में। तो जल्द से जल्द बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 1870 में जो फ्रांस और पर्सा के बीच में युद्ध हुआ था, ये हुआ था कहाँ पे, सेडोन। बिल्कुल राइट आंसर जा रहा है ना, तो बिल्कुल राइट आंसर सेडोन हो जाएगा। देखो जो नहीं पढ़ा है
कम से कम वो भी ऑब्जेक्टिव लगाया करो, क्योंकि एग्जाम में जो ना 40 नंबर ऑब्जेक्टिव है अब प्लस 40 नंबर सब्जेक्टिव है, 80 नंबर का है ना। तो 40 ऑब्जेक्टिव 40 सब्जेक्टिव और 20 है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल तो ये तुम किसी भी तरह पैसा वैसा दे के ले लेगा, लेकिन ये दोनों कहाँ से लेगा, ये तो खुद से जो ना बनाना पड़ेगा। और इतना दिन जो पढ़ रहा है वो सब्जेक्टिव तो क्लियर हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव कैसे क्लियर करेंगे, तो इसी सब्जेक्टिव से निकालेंगे, ठीक है। तो यदि कोई सब्जेक्टिव नहीं पढ़ा है तो पर भी ऑब्जेक्टिव यदि लगाते रहेंगे तो क्या होगा कि जो ना स्कोर बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। और कंटिन्यू देखो, कभी कभी जो ना क्लास को रिवीजन भी बाद में क्या करो, ठीक है ना, कि मेरा जो ना जो हम कभी कभी क्या होता है कि अंदाज से भी सही हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये दोहरा के जब वीडियो देखेंगे तो क्या होगा कि जो ना जो कन्फर्म नहीं थे वो कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा काम करना है और एक्सप्लेन को कम से कम कॉपी में लिखना भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट, सेट ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। सीडाउन दिया है तो इसको सेट ऑन कहते हैं, क्या कहते हैं, सेट ऑन का युद्ध। तो ये याद रखना है, सेट ऑन का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना के कारण हुआ था। क्वेश्चन यदि नहीं पूरा दिख रहा है ना तो पूरा दिखा सकते हैं। घटना से माना जाता है कि राष्ट्रवाद का जो ना यदि हम देखें जन्म किस घटना से माना जाता है तो कौन सा घटना हो जाएगा। ऑप्शन है पुनर्जागरण, दूसरा है धर्म सुधार आंदोलन, तीसरा है फ्रांस की क्रांति, चौथा है गौरवपूर्ण क्रांति। तो जल्द से जल्द इसका आंसर करना है, ठीक है, कि राष्ट्रवाद का अवधारणा कहाँ से जन्म लिया, किस घटना से। और इसमें तो किसी का गलती नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल राइट आंसर फ्रांस की क्रांति हो जाएगा, है ना। फ्रांस की क्रांति जो ना यदि हम देखें तो इसी के कारण राष्ट्रवाद का भावना जगा था। और दूसरा यदि हम देखें तो यूरोप में जो ना यदि हम देखें तो ज़्यादा यदि राष्ट्रवाद का भावना जो ना पूरा पूरा यूरोप में यदि हम देखें तो ये जो यूरोप में राष्ट्रवाद का भावना का उदय हुआ वो हुआ था नेपोलियन के शासन के समय, ठीक है ना, नेपोलियन के शासन के समय। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, नेपोलियन के समय, ठीक है। और राष्ट्रवाद का भावना जन्म किस घटना से हुआ तो वो फ्रांस के क्रांति से। अच्छा चलो एक क्वेश्चन यहाँ पूछ रहे हैं, आंसर देना है कि गौरवपूर्ण क्रांति जो ना कब हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति कल ही बताए थे, तो बताना है गौरवपूर्ण क्रांति जो ना कब हुआ था और कहाँ हुआ था, साथ साथ ये भी बता दें। अब जो रामलाल नहीं जो ना कल देखा होगा वो सोचेगा ये सर कब बता दिए, तो कल बताए थे, ठीक है। तो कल जो नहीं देखा है कल का वीडियो वो भी जाके देख लेना, क्लियर है कि ना। ये देखो अब क्या है कि एग्ज़ाम जो है ना बहुत नज़दीक आ चुका है, अब टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। इसीलिए अब छोड़ना नहीं है, एकदम जो ना पूरा क्वेश्चन आंसर जो ना लगाएंगे, ताकि जो ना ऑब्जेक्टिव 40 में यदि 40 आ जाता है तब तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि 40 इधर और 20 उधर, 60 तो यूं ही हाथ में मिल जाएगा। और जो इधर 40 बचेगा इसी में युद्ध होगा, ये 40 में, क्योंकि ये बकलोल भी ऑब्जेक्टिव बनाएगा, है कि नहीं। लेकिन सही यदि 40 में 40 हो गया यही नंबर बढ़ा देगा। और यहाँ जो सब्जेक्टिव कितनों बनाए नंबर तो इसमें कटना ही है, ठीक है ना, सब्जेक्टिव में नंबर कटेगा ही, लेकिन ऑब्जेक्टिव में यदि हम सही बना दिए तो किसी का हिम्मत नहीं है कि वो नंबर काट ले। इसलिए ऑब्जेक्टिव पे विशेष ध्यान देना है, क्लियर रखना। सब्जेक्टिव अपने मन से भी उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख देगा तो काम चलेगा, लेकिन सब्जेक्टिव एकदम सही से बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है, मोर देन प्रैक्टिस, क्लियर है। तो गोरखपुर क्रांति कब हुआ था, 1688 जो आंसर करेगा उसका ही राइट आंसर है ना। और ये कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में, ये भी बताए थे, ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, और ये तो जो ना एकदम लल्लू चप्पू सा क्वेश्चन है कि मेटरनिक कौन था। ये तो बच्चा बच्चा जानता है मेटरनिक कौन था, और शायद तुम लोग भी जानता होगा। अब कुछ रामलाल सोचेगा सर हम बच्चे हैं क्या, अब हम बड़े हो गए, लेकिन नहीं, अभी तुम बच्चा ही हो। 18 साल के नीचे सब बच्चा है, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ बताओ मेटरनिक जो ना कौन था। तो ऑप्शन है रूस का जार, ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, या प्रसा का चांसलर। क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट, क्या हो जाएगा, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर। मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो बिल्कुल राइट आंसर है, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिक। अच्छा रूस का जार, रूस का जार क्या कहलाता है, रूस का जार जो है ना जो रूस का शासक है उसी को कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि रूस के शासक को क्या कहते हैं, जार। जार मतलब वो डब्बा नहीं सोचना, है कि नहीं। तो ये जार रूस का शासक था, क्लियर है, तो ये याद रखना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अब यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है
कि इटली की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गैरीबाल्डी ने। तो ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन हम सही करते हैं कि इटली की स्थापना किसने नहीं की थी। देखो तो विशेष ध्यान देना, क्वेश्चन चेंज हो गया कि इटली की स्थापना किसने नहीं की थी, ये आंसर बताना है। किसने की थी इसमें तो जो है ना गलती हो जाएगा। किसने नहीं की थी, जल्द से जल्द आंसर चाहिए। तो क्या हो जाएगा आंसर, किसका आंसर पहले आ सकता है? और यहाँ कुछ रामलाल जो है ना एक दूसरे का देख देख के आंसर दे रहा है, जो कि गलती पकड़ा जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। आंसर देना है बिस्मार्क। क्यों? क्योंकि देखो काउंट काबूर ये भी इटली के योगदान जो ना इटली के एकीकरण में योगदान दिया था, मेजनी भी दिया था और गैरीबाल्डी भी दिया था इटली के एकीकरण में योगदान। ठीक है, तो यदि हम देखें बिस्मार्क तो इसका तो जर्मनी में योगदान था, है कि नहीं? तो इसीलिए इसका जर्मनी में था। तो बोल रहा है इटली की स्थापना किसने नहीं की थी, तो बिस्मार्क ने नहीं की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। नहीं यहाँ याद रखना, यहाँ नहीं है। क्लियर देखना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है अब देखो यहाँ तो झोल हो गया है। क्या हो गया? झोल झाल हो गया। तो झोल झाल हो गया तो इसको साफ करने का है कि यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन तो है ही नहीं। रामलाल इसमें भी आंसर देगा, ठीक है, कि इसमें भी मार देगा ABCD, आंख मूंद के कुछ भी दो। तो ऐसा नहीं करना है। तो यंग यूरोप ऑप्शन चेंज कर रहे हैं। ये देखो 1828, दूसरा देखो 1831, तीसरा देखो 1834 और चौथा देखो जो है ना 1830। तो अब बताना है कि यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी। अब इससे बताना है, ये ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर है? यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो जल्द से जल्द आंसर करना, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी। तो जो जो आंसर कर रहा है 1834 उसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1834। अब देखो 1831 में क्या हुआ था ये भी बताए थे, यंग इटली का स्थापना हुआ था। ये याद रखना, ये 1831 में पहले इटली का स्थापना हुआ, फिर यंग यूरोप का स्थापना किया। और ये दोनों स्थापना कौन कर रहा था, ये कमेंट कर सकते हो क्या? जल्द से जल्द करो, 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। कि यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? जो संस्था था यह स्थापना किसने किया था? बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है ना, मेजनी। किसने किया था? मेजनी ने। और मेजनी के बारे में बताए थे, ये क्या था? साहित्यकार था, योग्य सेनापति था, लेकिन इसमें आदर्शवादी गुण तो ज़्यादा था लेकिन व्यवहारिक गुण कम था, और इसमें राजनीतिक को समझने का क्षमता भी कम था। ये इटली का एकीकरण करना चाहा लेकिन दो दो बार बेचारा जो है ना इटली एकीकरण नहीं कर पाया और असफल हो गया, लेकिन राष्ट्रवाद के भावना को बढ़ा दिया। देखो एक ही चीज़ को जितना बार बोलेंगे तुम्हारे दिमाग में उतना जाएगा, और यही तो जो है ना तरीका है पढ़ाने का, याद भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। क्लियर है? तो यंग यूरोप तो क्या हो जाएगा? 1834। ठीक है, और एक क्वेश्चन बता दें, यंग इंडिया जो ना एक पत्रिका निकालता था, यंग इंडिया, ये भी याद रखना, ये भारत का राष्ट्रवाद जब पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि यंग इंडिया का जो ना जो पत्रिका निकालता था ये महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी, यंग इंडिया, तो ये याद रखना, इसी से प्रभावित होकर बनाए थे, यंग इटली और यंग यूरोप से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आ जाओ आ जाओ, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमको नहीं लगता है कि किसी का भी गलत होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार बता चुके हैं, एक बार नहीं बहुत बार बताए हैं। अब यहाँ थोड़ा किस्सा भी सुना देंगे ताकि जो ना कुछ रामलाल याद कर ले इसको। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? सबसे पहले बताओ सेडोवा का युद्ध हुआ कब? ठीक है, हारा कौन ये तो तुम लोग कमेंट करते रहो, हम बताते हैं, ध्यान देना एक्सप्लेन पे। सेडोवा का युद्ध 1866 में हुआ था। सेडोवा, सेडोवा देखो बताइए क्या थे, डोवा 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 मतलब 2 9 ऐसे समझना, डोवा, ठीक है, डोवा डबल, डोवा डबल, तो डबल 6 6 ऐसे याद रखना। और एक बताए थे सेडोन, क्या बताए थे? सेडोन, तो डॉन डॉन बताए थे, डॉन 1870 में, 1870 में। 4 साल बाद जब ये डबल डबल हो गया, डोबा डोबा डबल हो गया, तो उसके बाद 4 साल बाद ये क्या बन गया?
डॉन बन गया, ठीक है। तो सेडोन का युद्ध हो गया, पहले सेडोवा का युद्ध, फिर सेडोन का युद्ध। अब सेडोवा का युद्ध देखो किसके किसके बीच हुआ था, यह था ऑस्ट्रिया प्लस में प्रसा। ध्यान समझना है, सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा। और जो सेडोन का युद्ध था ये भी बताते हैं, सेडोन का जो युद्ध था वो किसके बीच में, वो था जो ना प्रसा और प्लस में फ्रांस, प्रसा प्लस फ्रांस, ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब झगड़ा देखो कैसे हुआ था, यदि हम देखें तो ऑस्ट्रिया क्या था, ये जो ना इटली के भी एकीकरण का वादा था और जर्मनी के एकीकरण का भी वादा था। इसीलिए सबसे पहले जो ना जो बिस्मार्क है, जो सफल कूटनीतिक था, कहाँ का, जर्मनी का, ठीक है, जर्मनी। यदि हम कहें तो प्रसा उसमें था, ठीक है ना, प्रसा का। तो ये सोचता है कि पहले तो हमको ऑस्ट्रिया को हराना पड़ेगा। तो इसके लिए जो ना जो बिस्मार्क है वो फ्रांस से दोस्ती करता है और ऑस्ट्रिया को हरा देता है, ठीक है। तो ये पहला हो गया 1866 में। जब ऑस्ट्रिया हार गया तो उसके बाद प्रसा सोचा कि फ्रांस पर अब जो ना, फ्रांस से पहले दोस्ती किया लेकिन अब फ्रांस से दुश्मनी कर लिया। और फ्रांस में दुश्मनी का कारण भी बताए थे, स्पेन का जो राजगद्दी था वहाँ पर जो ना कोई जो प्रसा था, प्रसा का राजकुमार जो ना स्पेन के राजगद्दी पे बैठना चाह रहा था, ठीक है ना, क्योंकि वो दावेदारी था। लेकिन फ्रांस इसका विरोध कर दिया। जैसे फ्रांस विरोध किया, प्रसा तो चाह ही रहा था कि जो ना तुम किसी तरह जो ना पहले हमसे उलझो, ठीक है, उलझा जैसे बस। यहाँ फ्रांस और जो ना जो प्रसा है इन दोनों में लड़ाई होता है, इसी लड़ाई को कहते हैं सेडोन, ठीक है। सेडोन में फ्रांस और प्रसा के बीच में, ठीक है, और भयंकर लड़ाई हुआ। फ्रांस यहाँ बुरी तरह से पराजित हो गया और जो प्रसा था ये बिल्कुल विजयी हो गया, ठीक है। और एक नए शक्ति का उदय हुआ जिसका नाम था जर्मनी। क्लियर है। तो यहाँ से जर्मनी का एकीकरण भी हो जाता है। 1871 में पूछेगा जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, 1871 में। यही कौन सा युद्ध था, यही सेडोन का युद्ध, ठीक है। तो यहाँ डॉन बन गया कौन, प्रसा, मतलब जर्मनी। तो देखो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सेडोवा का युद्ध जो ना किसकी पराजय हुआ था, तो ऑस्ट्रिया हार गया था, जीता कौन, प्रसा जीता था, ठीक है। याद रखना, सहयोग कौन किया, फ्रांस किया था। कब हुआ था, 1866 में हुआ था। तो ये इतना याद रखना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अब रामलाल सोचेगा कि ये क्वेश्चन तो अभी बताया गया है लेकिन उसको तो याद ही नहीं आएगा। बताया तो गया लेकिन याद नहीं आएगा, तो दिमाग पे जोड़ दो। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, ऑप्शन है बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मेजनी, काउंट काबोर। तो जल्द से जल्द बताना है, हाँ, तो जल्द से जल्द बताना है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। कौन हो जाएगा, चलो राइट आंसर, कुछ कुछ का गलत भी हो रहा है, गैरिबाल्डी बिल्कुल राइट आंसर है। गैरिबाल्डी जो जो आंसर कर रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था क्योंकि गैरिबाल्डी जानता था कि बिना जो ना लड़ाई का हम जो ना एकीकरण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये तो बताया, गैरिबाल्डी ही योजना बनाया था 1862 में कि किस पे जो ना आक्रमण करें, रोम पे। रोम उसके जो ना उस समय किसके अधीन था, पोप के अधीन था, ठीक है। पोप कौन था, तो यदि देखें फ्रांस का एक पादरी, ठीक है ना, जो कि जो ईसाई धर्म का जो ना काफ़ी मतलब कि धार्मिक व्यक्ति होता है उसको पोप कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहते हैं, ऑप्शन है जर्मनी, यूनान, इटली और ब्रिटेन। अब देखो कौन बताएगा इसका आंसर। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहते हैं, तो जल्द से जल्द आंसर करना है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर जो यूनान कर रहा है बी, 43 का बी, वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना, सभ्यता का पालना क्यों कहते हैं, क्योंकि यूरोप से जो ये यूनान है ना, यूनान में काफ़ी दार्शनिक लोग था, यूनान में काफ़ी जो ना पढ़े लिखे लोग थे। इस सब को देख के जो ना पूरा यूरोप सीखता था यूनान को देख के। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ना मतलब सभ्यता और कल्चर जो ना यहाँ का संस्कृति वो पूरा यूरोप में जो ना फैला हुआ था। इसलिए यूरोपीय सभ्यता का पालना, ठीक ना, तो वो किसको कहते हैं, यूनान को कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। और यूनान का राजधानी बता दें कहाँ है, एथेंस, ये भी याद रखना है। एथेंस जो ना पूछेगा कभी कि यूनान का राजधानी कहाँ है, तो एथेंस है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और ब्रिटेन का पूछ दे तो कहाँ है, ब्रिटेन, इंग्लैंड, लंदन, कहाँ है, लंदन। तो ये याद रखना है। अभी इटली का बता दिए थे, रोम, और जर्मनी का बताया कहाँ, बर्लिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब देखो मोस्ट वीवीआई सवाल,
अब ये कौन बता देगा जो 9th में अच्छा से पढ़ा है? प्रथम विश्व युद्ध, बोलो। वर्साय का संधि कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध जो पढ़ा है वही बता सकेगा, ठीक है। वर्साय का संधि कब हुआ था? तो हम सबसे पहले बताएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध देखो 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला, ये सबको पता है, ठीक है। 1918 तक चला और जब युद्ध खत्म होता है उसी समय संधि होता है, ठीक है। तो 1918 में ये लास्ट में ख़त्म हुआ था। तो यहाँ जब संधि हुआ 1919 में, वर्साय का संधि, ठीक है। तो वर्साय का संधि जो ना यदि हम देखें तो 1919 में हुआ था। तो इतना याद रखना कि वर्साय का संधि कब हुआ? 1919 में हुआ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैटरनिक क्या था? ये तो कोई भी गलती नहीं करेगा, सब सोचता होगा वाह वाह कैसा कैसा क्वेश्चन आ गया, इतना हल्का हल्का क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। मैटरनिक क्या था? ऑप्शन है तानाशाह, प्रजातांत्रिक, प्रतिक्रियावादी या घोर सामंतवादी। और इसमें कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगा। तो जल्द से जल्द बताना है मैटरनिक क्या था। तो यहाँ जो घोर सामंतवादी कर रहा है उसका तो बिल्कुल आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। और जो तानाशाह कर रहा है ये भी गलत होगा। ये क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी था, घोर प्रतिक्रियावादी, ये याद रखना है। ये नहीं कि घोर देख के चले गए सामंतवादी में, सामंतवादी नहीं था, घोर प्रतिक्रियावादी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं चाहता था, ठीक है। घोर प्रतिक्रियावादी, इसका कोई विरोध भी नहीं कर सकता है। तो ऐसा शासक था, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा मैटरनिक का पतन कब हो गया? और तो ये तो पूरा हंसते खेलते जवाब देगा, तो जल्द से जल्द बताओ मैटरनिक का पतन कब हुआ था। देखते हैं किसके पास दिमाग है, कौन यहाँ रामलाल है। अब यहाँ आंसर भी आना स्टार्ट हो रहा है जो कि बिल्कुल गलत है। आंसर तो है ही नहीं, आंसर है ही नहीं इसमें। अब रामलाल सोचे कैसे नहीं है, क्योंकि ये घटना है 1845, ये है घटना 1847, लेकिन दे दिया यहाँ 1900, 1848 और लास्ट है 1849। अब भी ये सही जो ना ऑप्शन आ गया, यह ऑप्शन ही गलत था, क्लियर है कि नहीं। लेकिन हवाई में सब चल रहा है तो क्या हो जाएगा अब? बिल्कुल राइट, कुछ कुछ सही भी आंसर दे रहा है, ठीक है, जो कि 1848 हो जाएगा। मैटरनिक जो ना का पतन कब हुआ? 1848। इसीलिए तो हम कहते हैं मैटरनिक का युग कब से चला था? 1815 से लेके 1848 तक। और मैटरनिक कहाँ का शासक था? तो ऑस्ट्रिया का शासक था, ये भी याद रखना है, कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का था। जब मैटरनिक का पतन हुआ, ठीक है ना, उसके बाद ही तो धीरे धीरे जो ना प्रशासन ताकतवर होने लगा, वो सब जो ना अपने मन से काम करने लगा। नहीं तो मैटरनिक से सब डरता था, ठीक है। परसा भी कभी भी जो ना इटली का एकीकरण जो ना यो जर्मनी का एकीकरण नहीं चाहता था। वो सोचता था कि यदि हम किसी भी तरह का जो ना विरोध करते हैं तो हमको जो ना मैटरनिक दौड़ा दौड़ा के मारेगा। और ये तुम लोगों को घटना पता होगा, जब वहाँ पर बना था कौन? फ्रेडरिक विलियम, याद करो, फ्रेडरिक विलियम बना, ठीक है। जब फ्रेडरिक विलियम को बनाया जो ना शासक, सोचा कि ये जो ना परसा का शासक बना था, सोचा कि जो ना जनता की इसके नेतृत्व में हम लोग जो ना परसा जो ना ये जर्मनी का एकीकरण करेंगे। लेकिन फ्रेडरिक विलियम निकला डरपोक, ये बोला नहीं, हम मैटरनिक के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। बाद में जब फ्रेडरिक विलियम मर गया तो इसका भाई बनता है, इसका भाई कौन था? इसका भाई था विलियम परसा, याद करो, विलियम परसा। ये बोला टेंशन मत लो, एकीकरण तो हम करेंगे। तो विलियम परसा के नेतृत्व में धीरे धीरे जो ना स्टार्ट हुआ। और विलियम परसा ही बनाया था अपना चांसलर। किसको? चांसलर किसको नियुक्त किया था? तो जो ना चांसलर बनाया था किसको? बिस्मार्क को। ये याद रखना, देखो कितना मोस्ट वीवीआई बात बता दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा बिस्मार्क को जन चांसलर किसने बनाया था? विलियम परसा ने। तो विलियम परसा एक प्रकार का क्या था? राष्ट्रवादी समर्थक था, राष्ट्रवादी जो ना राष्ट्रवाद का पोषक था, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है बिस्मार्क क्या था? लो कर लो बात। अब ये क्या हो जाएगा, कौन इसका जो ना आंसर गलत दे सकता है उसको दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा। तो बिस्मार्क क्या था? ये कोई गलत नहीं करेगा। ऑप्शन है संगीतज्ञ था, नाटककार था, कवि था या कूटनीतिज्ञ था। हमको नहीं लगता है कोई गलत करेगा। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूटनीतिज्ञ, है ना। बिस्मार्क क्या था? तो एक सफल कूटनीतिज्ञ था,
कूटनीतिक किसको कहते हैं थोड़ा ये भी समझ लो। बताए थे जैसे मान लो ये कोई लड़का है ए और ये कोई लड़का है बी, ठीक है, इन दोनों में गहरा जो ना दोस्ती है, लेकिन यहाँ कोई लड़का आया सी, ठीक है, और इसके दोस्ती को देख के इसको जलन हो गया। अब देखो इनका जो है ना दोनों के साथ दोस्ती है, ये क्या किया, ठीक है ना, ये जो है अब मान लो इसके साथ जो बातचीत किया ये इससे शेयर कर दिया, ठीक है, मान लो कुछ ऐसा बात है जो नहीं बताने लायक होगा तो पर भी बता दिया, ठीक है। अब इसके मन में इसके प्रति धीरे धीरे जो है ना दोस्ती का भावना कम होगा, ठीक है, दोनों को बीच में लड़ा रहा है और ये मज़े ले रहा है, तो इसी को कहते हैं, ये कूटनीतिक का बात हो गया। जैसे राजनीतिक, ठीक ना, तो राजनीतिक वाला क्या है, वो कहाँ जो है ना क्या बोलेगा इस बात पर निर्भर है, ठीक है ना, और कब बोल के पलट जाएगा उसके बात का भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा। जैसे भारत देखें एक सफल कूटनीतिक जैसा काम कर रहा है, अमेरिका के साथ भी बैलेंस बना के रखा हुआ है, रूस के साथ भी बैलेंस बना के रखा हुआ है, ठीक है, और दोनों से दोस्ती भी रखा हुआ है, ठीक है, दोनों के दोस्ती में दरार भी नहीं आ रहा है। तो इसको कहते हैं कि भारत एक सफल कूटनीतिक की तरह यहाँ काम कर रहा है, ठीक है। भारत का यदि विदेश मंत्री देखें तो कौन है, एस जयशंकर, ये काफ़ी जो ना मतलब होनहार आदमी है, और यदि देखें तो काफ़ी विद्वान टाइप के हैं, और ये बैलेंस करके चलते हैं, ये कुछ भी बयान देते हैं ना तो सोच समझ के देते हैं, तो उसी को कहते हैं कूटनीतिक। तो उस समय कूटनीतिक बिस्मार्क है, क्लियर है, तो ये याद रखना, क्वेश्चन पूछ देगा कि बिस्मार्क कहाँ का कूटनीतिक है, तो जर्मनी का, ये याद रखना जर्मनी का, ठीक है। और बिस्मार्क ने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी, रक्त व लोह की नीति अपनाई थी, ये भी याद रखना। देखो तुमको जो ना एग्ज़ाम में बहुत हल्का लगेगा जब ये सब क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो मज़े ही मज़े आ जाएगा। और जो ना एग्ज़ाम स्टार्ट भी होने वाला है, तो देख लेना उसका झांकी, जितना पढ़ा देंगे उतना से आ जाएगा, बल्ले बल्ले। अब देखो अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का तलवार कौन था, लो कर लो बात कि इटली के एकीकरण का तलवार कौन था। ये बोलता था तलवार के बल पे ही जो ना इटली का एकीकरण हो सकता है, ऐसे जो ना इटली का एकीकरण करना संभव नहीं है। तो ये बात किसने कहा था कि तलवार के बल पर ही इटली का एकीकरण हो सकता है, इसलिए उसको इटली का तलवार कहा गया। कौन था ये, लगा दो। सबसे पहले देखो जिसको नहीं पता है, ये नया क्वेश्चन लग जाए तो पहले देखना कि देखो कि ये इटली का तो था ही नहीं बिस्मार्क, ये जर्मनी का था। कोसूद इटली का तो था ही नहीं, ठीक है, कोसूद बताए थे जो ना ये किधर यूनान इधर का था, ठीक है। और यदि देखें नेपोलियन, बेचारा नेपोलियन, ये तो फ्रांस का है, बचा कौन, गैरीबाल्डी। तो देखो कितना अच्छा से जो ना आंसर दे सकता है गैरीबाल्डी, कुछ दिमाग लगाएगा ना तो आंसर एकदम आसानी से दे सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैरीबाल्डी। तो गैरीबाल्डी अभी जस्ट बताए थे, गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था। तो जो ना ये सब पर भी जो ना ध्यान देना, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, गैरीबाल्डी ने। और गैरीबाल्डी ने इटली के कौन से हिस्सा का एकीकरण किया, दक्षिणी इटली का, चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, ठीक है, कि दक्षिणी इटली का जो ना एकीकरण किया था, और ये तुम लोगों को याद रहना चाहिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला नेक्स्ट क्वेश्चन कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, और ये कई बार बता चुके हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, कौन चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण ना हो। तो इसमें तो कोई भी जो है ना गलत नहीं करेगा, नहीं तो खैर नहीं है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल राइट आंसर जा रहा है ना। इटली और जर्मनी के एकीकरण का बाधा कौन था, ऑस्ट्रिया। तो यही चाहता था कि इटली का एकीकरण ना हो, क्योंकि ऑस्ट्रिया दोनों पे कब्जा करके बैठा था, इटली पर भी और जर्मनी पर भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हनोई समझौता कब हुआ था। ये तो पढ़े ही नहीं हो, ये जो ना मिलेगा आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे, हनोई समझौता, जेनेवा समझौता, ठीक है। तो हनोई समझौता यहाँ आ गया है, तो शायद तुम लोग आंसर दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1946 हनोई समझौता। और जेनेवा समझौता ये भी याद रखना, जेनेवा 1854 में, ठीक है। जेनेवा समझौता 1854 या 1954 है, एक बार इसको कन्फर्म करना, शायद 1954 ही होना चाहिए, 1854 या 1954, एक बार कन्फर्म करना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ जाओ, अरे किधर चला गया। देखो ये क्वेश्चन देख के तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा तुमको।
मैटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, और ये एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछता है कि मैटरनिक जो ना युग का क्या उद्देश्य था, या तो यहाँ पूछेगा वियना सम्मेलन का क्या उद्देश्य था। ठीक है, तो मैटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापन करना, या नेपोलियन का पुनर्स्थापन करना। बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। कौन दे रहा पहले इसका आंसर, जल्द से जल्द कमेंट, और कमेंट भर चुका है ना। पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना। तो मैटरनिक युग क्या चाहता था, मैटरनिक युग क्यों आया। देखो नेपोलियन जो है ना, ये पूरा एकदम यूरोप में पूरा जो ना खरमंडल मचा चुका था जो ना। यदि देखा फ्रांस में तो मचाया ही था, पूरा यूरोप इसको देख के प्रभावित होने लगा। ठीक है, और सब मिल के यदि हम देखें तो नेपोलियन को हरा दिया। कौन सा युद्ध, वाटरलू का युद्ध हरा के। उसके बाद 1815 में एक वियना सम्मेलन हुआ। वियना सम्मेलन कहाँ हुआ, तो वियना में हुआ। वियना कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया का शासक कौन था, मैटरनिक था। तो मैटरनिक ने जो ना अपने अनुसार वहाँ पर जो ना सम्मेलन में बात कहा और व्यवस्था किया। तो इसका उद्देश्य क्या था कि जैसे पहले फ्रांस में चल रहा था वैसे चलेगा, पुरातन व्यवस्था को लागू करो। क्लियर है, तो ये आंसर हो जाएगा, पुरातन व्यवस्था को लागू करना चाह रहा था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना देख के तुम्हारा दिल बाग बाग हो जाएगा, लेकिन बाग में तुम सुनसान हो जाएगा, क्योंकि ये तुमको तो आंसर ही नहीं पता होगा। यदि तुम बता दिया तब तो बहुत अच्छा बात है। देखो क्वेश्चन क्या है, और काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। देखो कितना मस्त बात बोला है कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप में क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसने कहा, ऑप्शन नेपोलियन ने, मैटरनिक ने, हिटलर ने, गैरिबाल्डी ने। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यदि ये दे दे तो अच्छों की जो है ना मतलब क्या है, पैरों तले ज़मीन खिसक जाए कि ये कहाँ से आ गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मैटरनिक का, नेपोलियन गलत आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैटरनिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अरे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताएं, इसका तो तुम लोगों को आंसर ही दिख गया। ये तो गलत बात है, जाने दो तुम लोग देख लेना, अब ऐसा गलती नहीं करेंगे। रोमानीवाद क्या था, रोमानीवाद ये तुम लोगों के लिए नया क्वेश्चन है। तो चलो इसमें जो ना जल्द से जल्द बताते हैं। रोमानीवाद ऑप्शन में है एक राजनीतिक आंदोलन था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था, एक आर्थिक आंदोलन जो ना क्रांति था, या एक धार्मिक क्रांति था। तो रोमानीवाद क्या था, देखो अंदाज से भी आंसर दे दिया करो। तो रोमानीवाद क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, एक सांस्कृतिक आंदोलन था। रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था। चलो इसमें कोई खास नहीं है, उतना मोस्ट वीवीआई भी नहीं है। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये वीवीआई है। ठीक है, इसमें देखो कौन जवाब देगा। मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था। उसमें जो राष्ट्रवाद जो ना का भावना चल रहा था, तो उसमें जो ना कुछ प्रतीक भी तो रखा था ना। तो क्या प्रतीक था, मारियान किस जो ना देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब तुम लोग अंदाज से भी आंसर दे सकते हो, थोड़ा दिमाग लगा के दे सकते हो, क्योंकि उस समय जो राष्ट्रवाद ज़्यादा कहाँ चल रहा था। जल्द से जल्द बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस। मारियान जो है किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था, फ्रांस का। और मार्सिले बताए थे वहाँ का राष्ट्रवाद राष्ट्रगीत था, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। ये मोस्ट वीवीआई है। ठीक है, और ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा NCERT में, NCERT। ठीक है, और हम लोग जो पढ़ते हैं वो कौन सा किताब है, SCERT। याद रखना, हम लोग पढ़ते हैं SCERT, NCERT नहीं पढ़ते हैं हम लोग, SCERT पढ़ते हैं। और ये दिया रहेगा किस में, NCERT में। तो इसीलिए जो ना जो NCERT किताब पढ़ा है हिस्ट्री का, तो वो ये बता सकता है। तो एक्ट ऑफ यूनियन जो ना किस वर्ष पारित हुआ था,
लगाओ, जोड़ आजमाओ, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा 1707। ठीक है, तो एक्ट ऑफ यूनियन जो ना था क्या, पहले ये समझो। तो एक्ट ऑफ यूनियन एक प्रकार का जो ना कानून था, और ये जो था कि जो इंग्लैंड है और जो स्कॉटलैंड है उन दोनों का जो ना एकीकरण हो रहा था, मतलब वो दोनों जो ना एक साथ मिल रहा था, और उसी से तो ब्रिटेन बना रहा है, ग्रेट ब्रिटेन। तो ये याद रखना, एक्ट ऑफ यूनियन जो ना पारित करके 1707 में, क्लियर है, 1707 में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है किसने अपने कूटनीति के बल पर इटली का जो ना एकीकरण किया था? इटली का क्या दिया है? इटली का जो ना समस्या, अच्छा इटली का समस्या पूरे यूरोप का समस्या बना दिया था। देखो ये इंपॉर्टेंट है, किसने जो ना कूटनीति के बल पे इटली का जो समस्या था वो पूरे यूरोप का समस्या बनाया? ऑप्शन है काउंट काबूर, गैरीबाल्डी, मेजनी और विक्टर इमैनुअल। ये हम जो ना कल भी बताए हुए थे, जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में ये हम पूरा चर्चा किए हैं, पूरा डिटेल से, है ना। तो जो पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 को भी देखो, क्योंकि देखो अब टाइम बहुत कम बचा है। ये बात हम कई बार बोल रहे हैं कि टाइम बहुत कम बचा है और पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। इधर पूरा जो ना देखो ये 10 महीना तो ख़त्म हो गया, अब जो 11 महीना है, ठीक है ना, 11वां महीना, ये बहुत जो ना कम टाइम देगा। ठीक है, फिर 12 महीना, फिर एक, अब फिर दूसरा में तो एग्ज़ाम ही हो जाएगा। तो टाइम कहाँ बचा है? टाइम नहीं बचा है। ठीक है, इसीलिए पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। ये कोई नहीं कहेगा सर मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया है, सर मेरा बैटरी ही चार्ज नहीं रहता है, सर मेरे इधर लाइट नहीं है, सर मोबाइल ही नहीं मिलता है। कितनों का प्रॉब्लम सुने। अब ये तो नहीं है कि जो ना सबका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बहाना बनाएगा तो तुम्हारा ही जाएगा। ठीक है, इसीलिए बहाना ना बनाओ। और यदि कोई गार्जियन तुमको क्लास करने मोबाइल नहीं दे रहा है तो उसको ये वीडियो दिखाओ गार्जियन को कि सर क्या बोल रहे हैं। सर बोले हैं कि जो है ना 7:30 बजे शाम में जब जब क्लास होगा, मान लो किसी दिन जो है ना 7 बजे हो जाए, किसी दिन 7:30 बजे, तो जब जो ना क्लास हो तो अपने गार्जियन के सामने बैठ के क्लास देखा करो। ये नहीं कि गार्जियन को बोल दिए और जैसे मोबाइल दिया थोड़ा देर क्लास किए, जैसे गार्जियन सामने से हटे निकाल लिए जो है ना अपना अपना स्टार्ट कर दिए, कभी इंस्टाग्राम तो कभी दूसरा वीडियो, कभी शॉर्ट वीडियो। तो ऐसा काम नहीं करना। जो शॉर्ट वीडियो देखेगा उसके दिमाग में शॉर्ट लग जाएगा और एग्ज़ाम में तो भयंकर शॉर्ट लगेगा। हो सकता है तो टेबल पे गिर भी जाएगा वो, है ना, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो का कमाल होगा। तो ऐसा काम नहीं करना। बोल रहा है किसने अपने कूटनीति के बल पे इटली की समस्या पूरे यूरोप का समस्या बनाया था? बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का है काउंट काबूर। और बताए थे काउंट काबूर ने कैसे जो ना, अब देखो कैसे यूरोप का समस्या बनाया था, थोड़ा किस्सा सुनो। बताए ये है इटली, क्लियर है, और इटली के ऊपर में बैठा हुआ ऑस्ट्रिया और इधर बैठा हुआ फ्रांस। याद रखना कि ये जो इटली है, जब फ्रांस जो ना क्रीमिया के युद्ध में उलझा हुआ था तो इटली का जो काउंट काबूर है ये फ्रांस को साथ देने पहुंच जाता है। और बताए थे कल भी किस्सा कि फ्रांस बुलाया भी नहीं था कि हमको साथ दीजिए, ठीक है, लेकिन ये फ्रांस जो है ना को साथ देता है। तो फ्रांस वाला भी खुश हो जाता है कि चलो भाई, जो ना जो मुसीबत में साथ दे वही तो सबसे बड़ा दोस्त होता है। तो यहाँ पर फ्रांस खुश हो जाता है। और जब जो ना ये ऑस्ट्रिया के साथ जो ना संधि करता है तो इसमें जो ना इसको भी बुलाता है, किसको? काउंट काबूर को। काउंट काबूर जो ना ऑस्ट्रिया जो कब्जा करके बैठा था तो पूरा जो ना ऑस्ट्रिया पे फोकस किया और बोल दिया कि ऑस्ट्रिया जो ना मेरे ऊपर दबाव बनाता है, मेरे जो ना यहाँ कब्जा करके बैठा है, तो ऑस्ट्रिया जो ना एकीकरण करने में बाधा उत्पन्न करता है। तो जो इटली का समस्या था वो इटली का ना रह के अब यदि ये देखते हैं तो पूरा यूरोप का समस्या बना दिया। सभी यूरोप का प्रत्येक देश जो ना ये इटली का ध्यान से बात सुन रहा था और ये समस्या पूरा यूरोप का बना दिया। तो यही है जो ना कूटनीतिक, ये कूटनीतिक खेला कैसे अपने से चला गया जो ना बिना फालतू का जो ना साथ देने के लिए, जबकि बुलाया भी नहीं था। कूटनीतिक इसको कहते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काबूर कौन था? लो कर लो बात, काबूर कौन था? इतना तो बता दिए। अब कौन होगा? जर्मनी का राजा था, इटली का प्रधानमंत्री था, या इटली का राजा था, या जर्मनी का मंत्री था? तो कौन था ये काबूर? काउंट काबूर, है ना। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इटली का कौन था? प्रधानमंत्री था, इटली का प्रधानमंत्री। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है
फ्रेंड्स ऑफ इटली, लो बहुत ही भिपियाई सवाल है। और यदि जो ना ये क्वेश्चन पूछ दे बिहार बोर्ड में तो बच्चा बोलेगा सर सिलेबस से बाहर था। तो सिलेबस में तुम लोग डाल लो कि फ्रेंड्स ऑफ इटली का जो ना जो नामक संगठन था वो किसने स्थापित किया था। तो कौन इसका आंसर दे सकता है? हमको नहीं लगता है तुम लोगों का आंसर सही हो रहा है। देखो बहुत का आंसर गलत जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेजनी होगा। याद रखना मेजनी का 3 संस्था बनाती है, एक तो फ्रेंड ऑफ इटली, दूसरा यंग इटली, यंग यूरोप। ये जो ना याद रखना तीनों संस्था किसने जो ना स्थापित किया था? मेजनी ने। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और ये भी जस्ट बताए हैं, विलियम प्रसा कहाँ का शासक था? विलियम प्रसा कहाँ का शासक था? ठीक है, तो विलियम प्रसा कहाँ का शासक हो जाएगा? ऑप्शन है इटली का, प्रसा का, ऑस्ट्रिया का, यूनान का। तो विलियम प्रथम जो ना ये कहाँ का हो जाएगा? ये प्रसा का हो जाएगा, क्योंकि बताए थे प्रसा में ही था फ्रेडरिक विलियम, प्रसा में ही आया विलियम जो ना प्रसा, तो विलियम प्रसा ही विलियम प्रथम है। क्लियर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि होमवर्क रहेगा, और होमवर्क तो ये देखो ये किया हुआ क्वेश्चन है, फिलहाल यहाँ आंसर नहीं देना है, ठीक है। आंसर देना है जाके कमेंट बॉक्स में। और ध्यान से सुनो कि जालवेरिन एक संस्था था, ठीक है ना, और बताए थे व्यापारियों की संस्था था। तो जालवेरिन के बारे में जितना जानता है उतना तुम लोग जो ना कमेंट करेगा। क्लियर है। तो चलो सबसे पहले आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन इससे पहले जो जो कमेंट किया था उसका कमेंट हम पढ़ना चाहेंगे। तो सबसे पहले कमेंट हमको दिख रहा है चिराग का। चिराग बोला है कि एक्सप्लेन के साथ क्लास बहुत अच्छा गया, ऐसे जो ना हम सब्जेक्टिव जो ना बहुत सब्जेक्ट जो ना बहुत अच्छा समझेंगे। तो बहुत अच्छा जो ना चिराग जो ना कमेंट किया और पढ़ के हमें आनंद की प्राप्ति हुआ। दूसरा देखो शिवम बोल रहा है कि एक्सप्लेन के साथ क्वेश्चन करवाइए सर, क्योंकि हम पूछे थे कि बताओ एक्सप्लेन के साथ करवाएं या तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवा दें। तो यहाँ बोल रहा है सर एक्सप्लेन के साथ। उसके बाद जो ना डॉल गर्ल मतलब कहें तो रीचा कमेंट की है। कमेंट किया है सर क्लास बहुत ही अच्छा था, इसी तरह जो ना कंटिन्यू क्लास करवाइए सर। चलो ज़रूर क्लास कंटिन्यू करवाएंगे, और फिर जो ना इसी क्लास को कंटिन्यू रखिए, ऐसे ही क्लास को कंटिन्यू रखिए। और ये कही है ब्यूटी कुमारी। और इस प्रकार जो ना सभी का कमेंट जो ना आया, और कमेंट भी अच्छा कमेंट था, ठीक है। तो चलो ना और भी सबका कमेंट है, नेक्स्ट जो ना टाइम हम कमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि कमेंट पढ़ते पढ़ते कमेंट ही गायब हो गया, ठीक है। तो चलो जो ना अच्छा लगा तुम लोगों का कमेंट भी देख के, और अच्छा है कि नंबर भी यहाँ जो ना सबका अच्छा आया। तो नेक्स्ट टाइम जो ना फिर से कमेंट करना, और अच्छा कमेंट जिसका होगा हम ज़रूर उसका पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद करने से पहले जो ना तुम लोग जाकर कमेंट कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।